ब्रेकिंग एट 10 में जम्मू कश्मीर से जुड़ी अहम खबर आपको दे दें। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने एरो की नियुक्ति की है। सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए यहां पर नियुक्ति की गई है। AERO देखेंगे चुनाव की सारी गतिविधियां। तो जम्मू कश्मीर से ये बेहद अहम खबर, जहां ईसी ने, इलेक्शन कमीशन ने AERO की नियुक्ति की है। सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए ये नियुक्ति की गई है। अब AERO देखेंगे चुनाव की सारी गतिविधियां। 27 मई को जारी होना है मतदाता सूची। लद्दाख के लिए भी AERO की नियुक्ति की गई है। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी समीर भट्ट। समीर, बेहद अहम ये खबर है, AERO देखेंगे अब चुनाव की सारी तैयारियां, डिटेल्स चाहेंगे। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कल एक ऑर्डर, देर शाम को एक ऑर्डर निकाला है, जिसके मुताबिक जितने भी 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जम्मू कश्मीर की, क्योंकि पहले आपको पता ही है कि जो डिलिमिटेशन है उसके बाद 7 और कॉन्स्टिट्यूंसीज को बढ़ा दिया गया, अब 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। तो हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक अलहदा से एक डेडिकेटेड असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी कि ARO की नियुक्ति की गई है, और ये हर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अपना अपना किया गया। और उनकी लद्दाख के लिए भी जो दो वहां पे कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, वहां पे भी 2 AROs को नियुक्त किया गया है। तो ये एक अच्छा कदम है, और ये कदम दिखाता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो अब कोशिश कर रहा है। क्योंकि देखिए, इसमें एक और पहलू है कि समरी रिवीजन, जो स्पेशल समरी रिवीजन का जो प्रोसेस है वो अभी चल रहा है, और जो फाइनल पब्लिकेशन होगी इलेक्टोरल रोल्स की वो 27 मई को होनी है। तो एक उस हिसाब से भी एक गतिविधि चल रही है। और अब जो ECI ने ये फैसला किया है कि डेडिकेटेड इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स नियुक्त किए गए हैं। तो ये जो लोग हैं, जो AROs हैं, ये जो BDOs हैं, वहां पे प्रोजेक्ट ऑफिसर्स हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार्स हैं, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स हैं, या एंटी एनक्रोचमेंट ऑफिसर्स हैं, जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो, माइनिंग के डिपार्टमेंट्स के हो, तो वहां से लोगों को लिया जाएगा, वहां से उनकी नियुक्ति की जाएगी। जो ऑफिशियल्स हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, उन्हीं को AROs बना रहे हैं। और उनका काम ये होगा कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वहां पे क्या सभी को वोटर जो 18 प्लस है, क्या वो सभी वोटिंग राइट्स उनको मिले हैं, क्या उनके नाम इंदराज हुए हैं वोटर लिस्ट में, क्या वहां पे जो डिलीशन है, अपडेशन है, चेंज ऑफ नेम है, चेंज ऑफ एड्रेस, सभी जो मतदाता है, वोटर्स हैं, वहां उन्होंने किया है। और कल जब यहाँ पे पंचायत पोल्स होंगे, असेंबली पोल्स होंगे, या पार्लियामेंट के पोल्स होंगे, तो ये जो AROs हैं उनकी जिम्मेदारी होगी कि अपने अपने एरियाज में, अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में किस तरह से उनकी स्मूथ फंक्शनिंग करनी है, किस तरह से स्मूथ पोलिंग करवानी है, क्या क्या वहां पे रिक्वायरमेंट्स है, कहाँ पे पोलिंग बूथ बनाया जा सकता है, कितनी सिक्योरिटी की जरूरत होगी, क्या क्या और प्रबंध करने पड़ेंगे, वो सारी चीजें वो रिपोर्ट करेंगे इलेक्शन कमीशन को। तो ये जो AROs हैं, ये इनका एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, बहुत जिम्मेदारियां इनके पास रहेंगी। और अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में कितने फीमेल वोटर हैं, कितने 18 प्लस वोटर हैं, कितने पुराने वो सीनियर सिटीजन्स हैं, और अगर वोटर ज्यादा बढ़ गए हैं तो क्या वहाँ पोलिंग बूथ ज्यादा बनाने उस एरिया में, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, या अगर कम वोटर है तो क्या जो पोलिंग बूथ एग्जिस्टिंग है उनमें कमी लाने की जरूरत है। तो सारी चीजें वो देखेंगे, मंथन करेंगे कहाँ कहाँ में। देखिए, फार फ्लंग एरियाज की अगर हम बात करें, सेंसिटिव एरियाज की बात करें, पहाड़ी इलाकों में, दूर दुर्गम एरियाज में, वहां पे अपनी जिम्मेवारियां रहती है, वहां पे अपनी प्रॉब्लम्स रहती है, वहां पे सिक्योरिटी के हवाले से, वहां पे पोलिंग अमला किस तरह से वहां पहुंचाना है उसके हवाले से, वहां पे बहुत सारे बिल्कुल समीर भट्ट, तो बेहद अहम ये खबर है, और क्या कुछ इसकी अहमियत है वो भी आपने बताई। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए। और ब्रेकिंग एट 10 में आज की सबसे बड़ी खबर, 18 राज्यों में रेडियो कनेक्टिविटी। जी हां, PM नरेंद्र मोदी आज FM रेडियो स्टेशंस का उद्घाटन करेंगे। 18 स्टेट्स और 2 UT यानी 2 केंद्र शासित प्रदेशों में FM रेडियो शुरू होंगे।
दो केंद्र शासित प्रदेशों के 84 जिलों में एफएम रेडियो स्टेशनों का उद्घाटन होना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये उद्घाटन होगा। बॉर्डर से सटे सभी इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ट्रांसमीटर्स नस्ब किए गए हैं। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ लद्दाख से मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोरूप स्टेंजिन। मोरूप, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये न्यूज है, क्या कुछ डिटेल्स है आपके पास? तो अभी कुछ ही पलों में यहाँ जो यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर यहाँ पहुँचने वाला है, तो लद्दाख के लिए एक और अचीवमेंट आएगा, जिसमें 3 जगह जो 3 ब्लॉक है हेडक्वार्टर्स, यहाँ खलसे हो गया, नोमा हो गया, एक दिस्कित नुब्रा में ये एफएम स्टेशन आज से स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर लद्दाख के एलजी भी पधरेंगे, लद्दाख के एमपी और ये डिग्निटीज कुछ ही पलों में आने वाला है। तो डिटेल इससे लोगों को क्या फायदा होगा, इसके बारे में हम जो यहाँ के प्रोग्राम हेड सोनम वांगचुक जी से बात करेंगे। सर, जो आज एक एफएम स्टेशन हर जगह खुल रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, जैसे कि हमारे सामने जानते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में 91 एफएम स्टेशंस आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शुरुआत करने जा रहे हैं। और हमारे लद्दाख के यहाँ के निवासियों के लिए अच्छी बात यह है कि यहाँ के जो दूर दराज के इलाके हैं, जैसे न्यूमा हो गया, आपके दिस्कित हो गए और खलसे में एक एफएम क्वालिटी के प्रोग्राम आपको सुनने के मिलेंगे। हालांकि यहाँ पे ऑलरेडी 1 किलोवाट के ट्रांसमीटर हमें चल रहे हैं। इसके अलावा ये 100 वाट का एक एफएम ट्रांसमीटर होगा, जिससे लोगों को मोबाइल पे आप प्रोग्राम सुन सकते हैं, गाड़ियों में आप सुन सकते हैं। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का एक स्वागत है लद्दाख के दूर दराज के इलाकों के लिए। जी सर, जो दूर दराज का इलाके में जहाँ नेट कनेक्टिविटी नहीं रहता है, वहाँ रेडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, खासकर लद्दाख में। लद्दाख की न्यूज़ के लिए बहुत बेसर्विस से इंतजार करते हैं। जी, हम उम्मीद करेंगे कि इस तरह से जैसे अब 100 वाट का हो रहा है, आइंदा जैसे करगिल में 10 किलोवाट का एफएम का शुरुआत हुआ है हेम्बुटुंगला में, तो हम समझते हैं कि इस तरह से आगे आने वाले दिनों में हमारी भी यही कोशिश रहेगी ऑफिशियल्स के थ्रू कि हमारे मंत्रियों के द्वारा, हमारे जो डायरेक्टोरेट में जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं उनसे भी हम रूबरू करते रहेंगे। हालांकि हम काफ़ी और अरसे से हम डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि लद्दाख एक पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे एफएम ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं। जहाँ पे आप ट्रांसमीटर लगाओगे वो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए ही स्पेसिफिक बन जाती है, जबकि शॉर्ट वेव और मीडियम वेव का ये खासियत रहता है कि वो दूर दराज इलाकों तक जा सकते हैं। तो ये हमारे मंत्री जी होंगे या हमारे जो डायरेक्टर में जो इंजीनियर्स होंगे, ये बाखूबी जानते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि वो आइंदा आने वाले दिनों में ऐसे काम करेंगे। थैंक यू सर। तो जैसा कि हिना इन्होंने तफसील से बताया कि किस तरह से ये लोगों के लिए फायदा होगा। और हमारे कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा यहाँ जो रिसेप्शन के लिए तैयारी करके बैठे हैं लोग, उनको थोड़ा देखा दे। बिल्कुल मौरूप, ये तस्वीरें तो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मौरूप, आपसे हम जानना चाहेंगे, कम्युनिकेशन के लिए ये एक बेहद इंपॉर्टेंट स्टेप है। खासकर हमने देखा है कि लद्दाख में जब मौसम की सख्ती होती है, ऐसे में वहां के आम लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए ये रेडियो स्टेशन बेहद कारआमद साबित होंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि लद्दाख में कई दूर दराज इलाके में जहाँ कनेक्टिविटी की समस्या रहती है, वहाँ दूरदर्शन और रेडियो का जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि जो लद्दाख की जो भी डेवलपमेंट की न्यूज़ हो वो सारा रेडियो के माध्यम से ही दूर दूर गाँव तक पहुँचा देते हैं। तो अभी कुछ ही पलों में मिनिस्टर यहाँ पहुँचने वाला है, तो हम आपको अगर टाइम ये मिनिस्टर अभी पहुँच गया तो वो भी दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे। जी हिना। बिल्कुल मौरूप, तो लगातार इस अहम खबर पर हम बने हुए हैं, क्योंकि बेहद अहम ये तस्वीरें हैं और कम से कम अब लद्दाख वासी भी पीएम के मन की बात जो है वो रेडियो के जरिए सुन सकेंगे। ये भी एक बेहद हिस्टोरिकल स्टेप है, तारीखी कदम है। हाँ जी हाँ, जो पीएम की मन की बात होता है वो हमेशा अपने लोकल लैंग्वेज लद्दाखी में ट्रांसलेट करके रिले करते हैं, लेकिन जैसे एफएम खोला तो इससे और जहाँ दूर दराज इलाके में भी ये साफ सुन पाएंगे। जी हिना, आज से ही ये शुरू हो जाएंगे। तो ये लद्दाख की जो ब्लॉक हेडक्वार्टर्स खासकर न्यूमा, खलसे हो गया शाम साइड में, उसी तरह दिस्कित हो गया नुब्रा रीजन में, जो यहाँ के निवासियों के लिए ये एक अच्छी खबर है। जी हिना।
मौरूफ, वहां पर बहुत सारे अगर आपको लोग दिखाई दे रहे हैं जो तस्वीरों में हम तक पहुंच रहे हैं, उनका रिएक्शन अगर आप हम तक पहुंचा पाए, क्योंकि यही वो वक्त है जब वहां पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी पहुंचने वाले हैं, उस खबर पर भी लगातार हम बने हुए हैं। जी हाँ हिना, मैं यहाँ कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, हमारे साथ बशरत जी है। तो आज से एफएम यहाँ स्टार्ट हो रहा है, तो इससे लोगों को क्या फायदा होगा, आप क्या इसके बारे में क्या बताएंगे? तो ये आज पूरा लद्दाखियों के लिए एक बहुत खुशी की बात है आज, क्योंकि जो एफएम जो है वो हमारे लद्दाख में एक कनेक्टिविटी का काम करता है। यहाँ पे जो भी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या कुछ भी हो वो एफएम के थ्रू लोग सुन सकते हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे लद्दाख जो है वो एक पहाड़ी इलाका है, जो गांव जो है वो बहुत दूर दराज इलाके में, वहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो का जो एफएम जो होगा उससे खासकर जो लद्दाखी जो यहाँ की जो लोकल जो है उनको इससे बहुत बेनिफिट मिलने का। तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज के दिन में जो है इतने बड़े जो है लद्दाखियों के लिए आज एफएम का यहाँ पे इनॉग्रेशन के लिए खुद अनुराग ठाकुर जी, खुद इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जो खुद यहाँ पे आ रहे हैं और उसके हाथों से आज इसका उद्घाटन होगा। तो बहुत खुशी की बात है लद्दाखियों के लिए। थैंक यू बशरत। तो अभी देख रहे हो हिल काउंसिल की चेयरमैन भी पहुंच चुका है हिना जी, अभी हम आपको विजुअल दिखाएंगे। ये जो हमारे लद्दाख ऑटोनोमस हिल जी, तो उनका चेयरमैन अभी पहुंच गया, अभी कुछ ही पलों में यहाँ मिनिस्टर भी पहुंच जाएंगे। जी हिना जी, ये बराह रास्त तस्वीरें इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं 10 राज्यों में रेडियो कनेक्टिविटी, और हमारे साथी लद्दाख से मौरूफ स्टेंजिन लगातार मौजूद है। मौरूफ, अगर वहां मौजूद लोगों से बात हो पाए। जी हिना, मैं यहाँ कोशिश करूंगा जो बिल्कुल हिल काउंसिल के चेयरमैन से भी थोड़ा बात करने की कोशिश करूंगा। तो हिल काउंसिल के चेयरमैन है एडवोकेट रशीद हसन जी यहाँ आ चुके हैं, तो सर से बात करेंगे। सर, जो एफएम खोलने से लोगों को कितना फायदा होगा? जी, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जो है लद्दाख में जो है हमारे दुर्गम क्षेत्र में जो है एफएम चैनल का जो है प्रोविज़न हमें कराया गया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ ही साथ जो है हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जो है हमारे जो है कंसर्न को स्वीकारा और हमें जो है एफएम चैनल्स जो है हमारे रिमोट रीजन्स के लिए दिया है। मैं यही कहना चाहूँगा जी, देखिए रेडियो एक बहुत एक सोसाइटी में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है और ये इन्फॉर्मेशन के लिए भी काम आते हैं, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए भी काम आते हैं, एजुकेशन के पर्पस के लिए भी काम आते हैं, बिसाइड्स जो है हमारे इंटरटेनमेंट पर्पस के अलावा। तो ये रेडियो जो है जेन्युइनली जो है रिमोट एरियाज में तो जनरली लोग जो है रेडियो का ही जो है एक्सेस करते हैं। तो जाहिर सी बात है ऐसे जो है हमारे जो एफएम चैनल के ज़रिए जो है बहुत सारे इन्फॉर्मेशन उन तक हम पहुंचाया जा सकते हैं, और ख़ासकर जो है खलसे जो शाम एरिया जो है काफ़ी रिमोट जगह है हमारा, उसी तरह जो है चंगथंग भी हमारा रिमोट जगह है, नुब्रा हमारा रिमोट जगह है। तो वहाँ पे जो है एफएम चैनल के आने से जो है जेन्युइनली जो है वहाँ के कम्युनिटी को फ़ायदा होगा, वहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा, वहाँ के बच्चों को भी फ़ायदा होगा। जो कोविड जैसे क्राइसिस में जब हम जो है ऑनलाइन क्लासेस जहाँ पे इंटरनेट एक्सेसिबल नहीं था, तो वहाँ पे इस तरह के सुविधाओं से जो है लोगों को एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। तो जाहिर सी बात है ये एफएम चैनल के आने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बाकी हमारे और भी हमारा एक कोशिश है, हमारा रिक्वेस्ट है, आज भी हम मंत्री जी के सामने रखेंगे कि जो हमारा जो एग्जिस्टिंग जो बैंडविड्थ है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारा 20 किलोवाट का एक मीडियम चलता है जो अभी इनएफिशिएंट है, और लद्दाख जैसे स्ट्रेटेजिक जगह में ये इस रेडियो का कवरेज जो है बिल्कुल हमारे बॉर्डर के लास्ट गांव तक जो है पहुंचना चाहिए। तो उसके लिए भी जो है हम आज उनको रिक्वेस्ट करेंगे। हमें पूरा उम्मीद है आने वाले दिनों में हमारे जो एग्जिस्टिंग 20 किलोवाट का जो मीडियम है उसको बढ़ा के जो है कम से कम नहीं तो 200 जो कारगिल में चल रहा है उस तरह का भी करने के लिए जो है मैं आप मंत्री जी से हमने बात करना है। आगे चल के मुझे पूरा उम्मीद है इनके ऊपर भी जो है काम होगा जी। शुक्रिया जी। तो जो हिना, ये जैसे कि हिल काउंसिल की चेयरमैन ने डिटेल तफसील से बताया कि किस तरह से रेडियो का योगदान रहता है, खासकर जब कोविड के समय यहाँ जो बिल्कुल मौरूफ, और इस बेहद अहम खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, लगातार अपडेट दर्शकों को दे रहे हैं। फिलहाल के लिए यहाँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और ब्रेकिंग एट 10 में वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का।
नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। कश्मीर की ईमानदारी, कश्मीरियत और इंसानियत एक बार फिर दिखाई दी। पर्यटकों का खोया सामान लौटाया गया। ये पर्यटक कश्मीरियत और इंसानियत की मिसाल देखकर खुश। देश की जनता से गुलमर्ग आने की अपील। किश्तवाड़ जिले के बस स्टैंड के पास एजाज अहमद के घर में आग लग गई। सिलेंडर फटने से दूसरी मंजिल जलकर राख। दमकल वाहनों के देरी से पहुंचने से लोगों में गुस्सा। कुंजर में G20 और Y20 पर एक सेमिनार का इनेकाद। युवाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए विशेषज्ञों ने की चर्चा। कार्यक्रम के तहत कई प्रतियोगिताओं का आयोजन। फर्जी गंडोला केबल कार टिकट के साथ 11 लोग गिरफ्तार। टिकट दस्ते ने फर्जी टिकट के साथ इन्हें किया गिरफ्तार। इन पर्यटकों को ये फर्जी टिकट वीनी वर्ल्ड मुंबई नाम की एक टूर कंपनी ने दिए थे। टूर कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज, तफ्तीश जारी। वादी गूल में अलनूर नामक एक निजी पुस्तकालय का उद्घाटन। एसडीएम गूल तनवीरुल मजीद ने किया उद्घाटन। लोगों ने इस कदम की सराहना। रेशीपुरा और अवंतीपुरा से होकर गुजरने वाली सिंचाई नहर खस्ताहाली का शिकार। किसानों को सिंचाई के लिए पानी की जरूरत। सिंचाई विभाग नहर की मरम्मत नहीं कर पा रहा। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जीवन साहब पामपोर में ईद मिलन का इनेकाद। मुख्य अतिथि के रूप में जोनल शिक्षा अधिकारी अब्दुल रशीद ने की शिरकत। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। बानीमुला कुलगाम में स्थानीय मस्जिद के पुनर्निर्माण और उससे जुड़ी जमीन की वर्तमान पहचान को लेकर उठे विवाद के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन से हस्तक्षेप की लगाई गुहार। इसको लेकर वित्त विभाग और ब्रेकिंग एट 10 में अब खबर जम्मू कश्मीर के मौसम के मिजाज की है, जहां बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है। रामबन की अगर बात करें तो यहां लगातार सुबह से ही बारिश हो रही है। इसी तरह की खबरें पुंछ और राजौरी से भी हैं, जहां लगातार बारिश हो रही है। आपको बताएं कि शाबनबास इलाके में कल एक लैंडस्लाइडिंग हुई थी। इस वजह से हाईवे पर ट्रैफिक को भी डायवर्ट किया गया है। और मौसम का हाल आपको बताएं कि वादी में क्या हाल है। खासतौर पर सयाहती मुकाम गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी की खबरें हैं और यहां पर ताजा बर्फबारी से जो यहां सयाह हैं, सैलानी हैं, पर्यटक हैं, वो बेहद लुत्फ उठा रहे हैं। आपको बताएं कि टनमर के ऊपरी पहाड़ी इलाकों पर बर्फ गिर रही है। पर्यटन से जुड़े लोग खुश हैं। और चलिए सीधे रुख करना चाहेंगे हमारे साथी जो कि मौसम का इस वक्त हाल बताएंगे। मुनीश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं पुंछ से और मुनीर हुसैन हुर्रा मौजूद हैं गुलमर्ग से। पहले रुख करना चाहेंगे मुनीश शर्मा का। मुनीश, इस वक्त मौसम का क्या कुछ हाल है? जी हिना, इस समय भी बारिश हो रही है। अगर बात करें तो पिछले 3 दिनों से लगातार जो है बारिश हो रही है और साथ में इस बार जो है ओले अधिक मात्रा में गिर रहे हैं। और जो पहाड़ी इलाके हैं, जो ऊंचाई पे हैं, बुगल रोड है और उसके साथ जितने इलाके हैं वहां पर रुक रुक कर बर्फबारी भी हो रही है, तो जिससे मौसम जो है इस समय काफी ठंडा हो चुका है। और ये अप्रैल के अंतिम दिन है और मई शुरू होने वाला है, लेकिन कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये मई का महीना है, बल्कि नवंबर दिसंबर की तरह जहां सर्दी हो चुकी है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। और खास करके बात करें किसानों की, तो किसान जिस समय बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि उनकी गेहूं की फसल तो पहले ही तबाह हो चुकी है, लेकिन अब मक्की की बिजाई का समय था और इस तरह की जो बारिशें उनको ये मौका नहीं दे रही है कि वो अपनी बिजाई कर सकें। और इस बारिश से, सर्दी से जो है लोग बीमार भी हो रहे हैं, तो काफी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है इस बेमौसम बरसात से। मुनीश, आपसे जानना चाहेंगे आगे के लिए मौसम की क्या कुछ जानकारी है? महकमा मौसमियात ने क्या कुछ कहा है? ऐसे कि अगले 2-3 दिन तक मौसम जो है इसी तरह खराब रहने वाला है जी, और जो है अभी लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है इस मौसम से। जी ना मुनीश, आपसे हम रास्तों के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि लगातार हिमस्खलन का खतरा जो है वो बना हुआ है। हमारे साथी मुनीर भी हैं। मुनीर, ताजा बर्फबारी हुई है और इसी स्नोफॉल का वहां पर आए सयाह बेसब्री से इंतजार करते हैं। क्या कुछ नजारा है इस वक्त वहां?
देखिए है ना, जिस तरीके से गुज़श्ता कई रोज़ से जो कश्मीर के अंदर मौसम ख़राब रहा और बारिशें हुई है और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हुई है, और कल जब हमने देखा था गुलमर्ग में जो कोंगडोरी और अफरवट पीक है वहाँ पे बर्फबारी हुई थी, ताज़ा बर्फबारी। आज हम देखते हैं टंगमर्ग से ही लेकर गुलमर्ग के मैदानी जो बाउल है, मेन बाउल है गुलमर्ग में, और कई इंच बर्फ जमा हुई है। रात से ही बर्फबारी हुई है, अच्छी खासी बर्फबारी हुई है, जिससे आज के मौसम में कहा जा सकता है कि जैसे टूरिस्ट जो आते हैं वो पहले बर्फबारी देखने के लिए आते हैं, आज उन्हें जब मेन गुलमर्ग में उनको बर्फबारी मिली है तो काफ़ी खुश टूरिस्ट भी आए हैं और सर्दी में भी इजाफा हुआ है। अब मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें, क्योंकि मैदानी इलाकों में जिस तरह से लगातार बारिशें हुई है गुज़श्ता कई रोज़ से, और आज रात भर बारिश भी हुई है और सुबह सवेरे से भी, और जो नदी नाले हैं उनमें पानी का बहाव जो है, पानी जो है वो बढ़ चुका है। और अगर हम पट्टन की बात करें, पट्टन में हबक टेंगू है और भी कई इलाके हैं जहां पे उन इलाकों में पानी जो है घुस चुका है, पानी दाखिल हो गया है और वहां लोगों को काफी मुश्किलात है, सड़कों पे पानी आ गया है, यानी जैसे हम कहेंगे सैलाबी सूरत हाल जो है वो पैदा हो गई है इन इलाकों में। क्योंकि सुबह सवेरे से देखते हैं हम लोग, काफी फोन कॉल्स हमें न्यूज़ 18 को कर रहे थे क्योंकि काफी मुश्किलात है और पानी की निकासी के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए जा रहे हैं और लोगों को दिक्कतें हैं, क्योंकि इन इलाकों में जो बारिशें लगातार हुई है, पानी दाखिल हो गया रिहायशी इलाकों में और ढेर सारे मुश्किलात पेश आ रहे हैं और नदी नालों में भी काफी पानी। मुनीर आपसे जानना चाहेंगे कि कई फोन कॉल्स जो हैं वो आम लोगों की मिल रही हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस तरह के मौसम को देखते हुए क्या कुछ वहां पर तैयारियां नजर आ रही हैं, क्योंकि लगातार मौसम की एडवाइजरी तो जारी की जा रही थी। देखिए उसमें यह है कि जो ही अगर बारिश जो है लगातार रही है और जो नदी नाले हैं, बड़े नदी नाले हैं, अगर उनमें जो पानी का बहाव जो जिस तरीके से यानी खतरे की निशानात जो होते हैं अगर उससे ऊपर चढ़ा है तो उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मुतहरिक होती है और उस दौरान जो नदी नालों के बांध होते हैं और उन पे जो मिट्टी के थैले हैं वो लगाए जाते हैं। और ऐसा अभी कुछ देखने को नहीं मिला है और जिस तरह लोग कह रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पे रिहायशी इलाकों के नजदीक जो नदी नाले हैं वहाँ जो बांध कहीं पे कमजोर बांध हैं वो टूटे हैं और उसके बाद पानी जो है वो दाखिल हो गया है। अभी देखना है एडमिनिस्ट्रेशन क्या कुछ करेगी, अभी उस सिलसिले में कोई हमें कुछ भी नजर नहीं आया उनकी तरफ से जो इकदाम हैं। अब देखना है क्या कुछ करेगी एकदम, क्योंकि करना है एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि जब लोगों को दिक्कतें होंगी उसमें पानी की निकासी हो, बांध जो है उनमें थैले लगाना या उनको कुछ पानी की यानी अंदर दाखिल होने से बचाना, वो उस तरह के इकदाम करने चाहे। बिल्कुल बिल्कुल मुनीर, और इसीलिए इस बेहद अहम खबर पर ब्रेकिंग एट 10 में हम आपसे तमाम तर तफसीलात, तमाम तर पिक्चर जो है वो अपने नाज़रीन के सामने रख रहे हैं। मुनीश भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीश, आपसे जानना चाहेंगे ट्रैफिक को लेकर या जो मार्ग हैं, सड़क मार्ग, उनको लेकर क्या कुछ खास कहा गया है, क्योंकि ऐसे में हिमस्खलन का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। है ना, अभी तक तो पुंछ के जितने भी मार्ग हैं वो सब मार्ग खुले हुए हैं और इस बार सबसे बड़ी परेशानी जो बनी है ये जो बारिश के कारण मुगल रोड जो है अभी तक नहीं खुल पाई है। मई का महीना आने को है लेकिन मुगल रोड नहीं खुल पाई है और कल भी जो है वहां पर भारी जो है बर्फबारी हुई है और वहां पर ओलावृष्टि हुई है। आज भी सुबह से जो है मुगल रोड पर बर्फबारी हो रही है और जिसके कारण जो है अभी तक सिर्फ मुगल रोड की परेशानी है, बाकी सड़कें जो है खुली हुई है। जी ना, बिल्कुल मुनीश, तो आपसे और अपने साथी मुनीर हुसैन हुर्रा से और तमाम साथियों से जो कि वहां पर मौजूद हैं जम्मू कश्मीर में, उनसे मौसम का हाल जो है हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए अपने दोनों साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जानकारी के लिए और यहां रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। कश्मीर की ईमानदारी, कश्मीरियत और इंसानियत एक बार फिर दिखाई दी। पर्यटकों का खोया सामान लौटाया गया। ये पर्यटक कश्मीरियत और इंसानियत की मिसाल देखकर खुश। देश की जनता से गुलमर्ग आने की अपील। किश्तवाड़ जिले के बस स्टैंड के पास एजाज अहमद के घर में आग लग गई। सिलेंडर फटने से दूसरी मंजिल जलकर राख। दमकल वाहनों के पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।
हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और ब्रेक के बाद ब्रेकिंग एट 10 में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करते हैं। खबर है शिमला से, शिमला नगर निगम चुनाव के ताल्लुक से, जहां सीएम सुक्खू का धुआंधार प्रचार देखा जा रहा है। दोपहर 12:30 बजे से प्रचार अभियान की शुरुआत होगी। 9 वार्ड्स में सीएम सुक्खू प्रचार करेंगे। बालूगंज, कच्ची घाटी, टूटू, मझियाट, जाखू, संजौली चौक, इंजनघर, फागली और नाभा में सीएम सुक्खू ये चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वो वोट मांगेंगे यहां पर। तो कांग्रेस के पक्ष में करेंगे प्रचार। वहीं शिमला नगर निगम चुनाव, जहां नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का प्रचार अभियान, रोड शो और नुक्कड़ सभा के जरिए प्रचार बीजेपी करेगी। बीजेपी ने प्रेस वार्ता बुलाई है। दोपहर 3 बजे भाजपा के पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ की भी अहम बैठक होना है। तो लगातार हम आपको ये खबरें दिखा रहे हैं, जहां दोनों ही पार्टियां, चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, वो चुनाव प्रचार में नजर आ रही हैं। प्रेस वार्ता होना है, रोड शो होना है, नुक्कड़ सभाएं होना है। और चलिए हम बात करने की कोशिश करेंगे हमारे साथी राजेंद्र शर्मा से। राजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, शिमला नगर निगम चुनाव में लगातार सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं, क्या कुछ है डिटेल्स? हिमाचल प्रदेश में नगर निगम चुनावों को लेकर जरूर जो सियासत है वो गर्मा गई है। दोनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही चुनाव प्रचार चरम पर पहुंचा दिया है। पिछले कल हमने देखा कि भाजपा की तरफ से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जिम्मा संभाला, अनुराग ठाकुर ने कमान संभाली और उसके बाद लगातार यहाँ पर वार्ड वार्ड जाकर चुनाव प्रचार किया, रोड शो उन्होंने किया। कांग्रेस की तरफ से खुद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह कमान संभाले हुए
हुए हैं, लगातार वार्डों में जा रहे हैं और पिछले कल भी उन्होंने जनसभाएं, अनेक वार्डों में नुक्कड़ सभाएं हम कह सकते हैं, उनको संबोधित किया। और आज का जो शेड्यूल है वो भी सीएम का टाइट रहने वाला है। आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है जहां प्रभारी हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के राजीव शुक्ला वो अब से कुछ देर बाद 12 बजे के करीब प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे और उनके साथ में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह मौजूद रहेंगे। तमाम कांग्रेस के बड़े नेता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहने वाले हैं। इसके बाद 12:30 बजे मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार के लिए निकल जाएंगे और आज भी लगातार हम कह सकते हैं कि 6 वार्डों की जो लिस्ट है वो तैयार की गई है कांग्रेस की तरफ से और इन 6 वार्डों में संबोधित वो जनता को करेंगे। खुद कमान संभालिए पिछले कल बिल्कुल बिल्कुल राजीव, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि ये वो चुनाव है जिसमें स्थानीय मुद्दे जो हैं वो सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। कहीं ना कहीं नेता और जो नेता प्रतिपक्ष हैं तमाम अब बयानात का सिलसिला भी यहां पर लगातार देखा जा रहा है। क्या काम किए गए हैं, क्या करने हैं, अपनी उपलब्धियां भी लगातार यहां गिनाई जा रही हैं। बिल्कुल उपलब्धियां भी और आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से पूर्व की जो नगर निगम थी भाजपा की, उसके ऊपर सवाल उठाए गए, पूर्व सरकार के ऊपर सवाल उठाए गए कि उस वक्त रहते हुए क्यों जो जिन कामों का वायदे भाजपा की तरफ से अब किए गए हैं वो उस वक्त पूरे क्यों नहीं किए गए। इस प्रकार के कई सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाए गए। वहीं भाजपा की तरफ से भी अपने उपलब्धियों का जिक्र किया गया, चाहे वो स्मार्ट सिटी की उपलब्धियां शिमला शहर को लेकर हो, सौंदर्यीकरण को लेकर हो या सड़कों को चौड़ा करने का सवाल हो। इसके अलावा ढली टनल का जिक्र भाजपा की तरफ से किया गया। वहीं अनुराग ठाकुर ने एक बात का जिक्र विशेष तौर पर किया कि शिमला को सबसे बड़ा पेयजल प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश का भाजपा सरकार ने दिया है और वो भाजपा के नगर निगम रहते दिया गया है। तो ऐसे में जो शिमला शहर की पेयजल की किल्लत है वो हमेशा के लिए दूर होने वाली है। बड़ा प्रोजेक्ट है और दूर से पानी लाया जा रहा है। इसके अलावा ढली टनल का उन्होंने जिक्र किया, सड़कों को चौड़ा करने का जिक्र उन्होंने किया, सौंदर्यीकरण का काम जो शिमला शहर में किया गया उसका जिक्र किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी श्रेय देने की कोशिश की गई कि जिस प्रकार से 4 लेन शिमला के लिए बनाए गए हैं उनको सड़कों को चौड़ा किया गया है। इसके अलावा हवाई सेवाएं शिमला के लिए शुरू की गई हैं दिल्ली से। तो इन तमाम उपलब्धियों का जिक्र भाजपा की तरफ से किया जा रहा है। नगर निगम शिमला की उपलब्धियों को पूर्व के बताया जा रहा है, स्मार्ट सिटी के तहत किए गए कार्यों को बताया जा रहा है। वहीं कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो वायदे, क्योंकि दृष्टि पत्र भाजपा ने जारी किया है तो दृष्टि पत्र में जो वायदे भाजपा की तरफ से किए गए हैं 40,000 लीटर पानी फ्री देने का, कूड़े का बिल आधा करने का, इस प्रकार के जो और सीसीटीवी कैमरा हर वार्ड में लगाने की बात कही गई है, पार्क और ओपन एयर जिम की बात कही गई है। तो ये इश्यूज भाजपा जब नगर निगम में थी तब भी पूरा कर सकती थी। वही कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अगर पानी की बात है तो पानी तो प्रदेश सरकार सप्लाई करती है। बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र, इस अहम खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और आज का दिन भी काफी सरगर्मियों भरा रहने वाला है। इस पर लगातार हम अपडेट दर्शकों को देते रहेंगे। राजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आप सबकी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये ऐतिहासिक पल हम सबके लिए है कि एक साथ एक नहीं 91 FM ट्रांसमीटर्स का उद्घाटन लोकन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कीमती समय इस उद्घाटन के लिए दिया है। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। ये 2 यूनियन टेरिटरीज और 18 राज्यों के कोने कोने तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों तक FM की कवरेज को बढ़ावा देगा और उन तक सरकार की उपलब्धियों, नीतियों को, हमारे किसानों के कार्यक्रमों को, मनोरंजन के कार्यक्रमों को, खेल की गतिविधियों को, उद्योग को और बाकी सब जानकारियों को पहुंचाने का एक बहुत बड़ा माध्यम भी होगा। 100 वॉट के इन ट्रांसमीटर्स के माध्यम से हर ट्रांसमीटर लगभग 12 से 15 किलोमीटर का एरिया कवर करता है और हजारों वर्ग किलोमीटर इससे कवर होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हालांकि रेडियो की शुरुआत तो 1930 में हुई और 1936 में ऑल इंडिया रेडियो बना, लेकिन जिस तरह से आपने एनालॉग से डिजिटाइजेशन की ओर जाने का निर्णय 2017 में किया और आपने कहा कि जन जन तक, दूर सुदूर गांव तक रेडियो की सुविधा को पहुंचाना चाहिए,
ऑल इंडिया रेडियो ने, आकाशवाणी ने उस दिशा में कदम उठाए और हमें सबसे बड़ा बल तब मिला जब आपने मन की बात का कार्यक्रम की शुरुआत की। अक्टूबर 2014 में विजयदशमी के दिन जब आपने इसकी शुरुआत की, उसी पहले कार्यक्रम से देश के लोगों ने इंतजार किया अगले महीने के रविवार का कि कब उसको सुनेंगे। 14 मिनट से 19 मिनट, फिर 23 मिनट, अब 30 मिनट का एक कार्यक्रम 99 एपिसोड अपनी पूरी कर चुका है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, एक सर्वे में अभी पाया गया कि 100 करोड़ भारतवासी ऐसे हैं जिन्होंने कभी ना कभी मन की बात को सुना है, और 23 करोड़ से ज्यादा ऐसे जो हर महीने इसको सुनते हैं, 45 करोड़ ऐसे जो इसको अपना हर महीने सुनने की आदत बनाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात मेरे लिए यह है कि भारत की बहुत बड़ी तादाद में युवा आबादी 65% के लगभग मन की बात को सुनते हैं। तो जो लगता था कि रेडियो के बाद टेलीविजन, ओटीटी प्लेटफॉर्म, इंटरनेट के आने के बाद क्या रेडियो की भूमिका क्या रहेगी, आपके मन की बात ने सबके मन को छुआ भी है, दिल को छुआ है, और उन लोगों की उपलब्धियों को भी जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। मैं भारत की जनता की ओर से और अपने विभाग की ओर से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने आकाशवाणी को इसका माध्यम चुना। आज भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क एफएम का आकाशवाणी बना है। हमारे 262 स्टेशन है और अलग अलग लैंग्वेजेस में भी, हम विदेशी लैंग्वेजेस में भी इसका प्रसारण करते हैं। और न्यू इंडिया की ग्रोथ स्टोरी हम आकाशवाणी के माध्यम से भी जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जो आपके नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हो रहा है। आपने कहा है विकसित भारत बनाना है, तो विकसित भारत के इस संकल्प में आकाशवाणी भी अपनी भूमिका निभाए, वो हम प्रयास करेंगे आपके मार्गदर्शन में, आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ने के लिए। और अमृत काल से स्वर्णिम काल की इस यात्रा में हम चाहेंगे आकाशवाणी भी कुछ भूमिका निभाए। देश के दूर से दूर गांव में भी हम आपकी सोच को, आपकी योजनाओं को और आपके नेतृत्व में भारत को आगे बढ़ाने के इस प्रयास को करेंगे। आप जुड़े हैं, आपने आशीर्वाद दिया। मैं सभी की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से, एलजी साहब की ओर से, सांसदों की ओर से और केंद्रीय मंत्री, इन सब की ओर से और भारत की जनता की ओर से एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। अब मैं आपकी अनुमति से निवेदन करता हूं कि एक प्रसार भारती में बनाई हुई शॉर्ट फिल्म उसको दिखाया जाए। तो बेहद अहम ये खबर, जहां आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है और इस तमाम जो खबरें हैं वो हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। खासतौर पर लद्दाख के लिए आज का दिन बेहद अहम है। यहां पर खुद पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो वर्चुअली जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ अनुराग ठाकुर ने भी यहां पर एक खिताब किया है। एक और अहम खबर जो आपको दे दें, जम्मू कश्मीर में इस साल रिकॉर्ड तोड़ संख्या में पर्यटकों के आने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा को उम्मीद है कि इस साल बड़ी संख्या में, रिकॉर्ड तोड़ संख्या में पर्यटक जम्मू कश्मीर का रुख करेंगे। इस साल 2 लाख से ज्यादा पर्यटकों के आने की उम्मीद की जा रही है। तो जम्मू कश्मीर में पर्यटकों के आने की उम्मीद इस साल की जा रही है, रिकॉर्ड तोड़ रहेगा। हमने देखा था ट्यूलिप गार्डन यानी बाग गुलज़ार के खुलने के बाद वहां पर जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ संख्या में सैलानी आए थे, उसके बाद लगातार यही उम्मीद है कि अब खासतौर पर जब जी समिट भी वहां पर होने जा रहा है, इसको लेकर भी खास तैयारियां की जा रही हैं और ये तमाम चीजें दिखाती हैं कि किस तरह से वहां पर जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो लगातार बढ़ती जा रही है, उसको फरोग मिलता नजर आ रहा है। 2 लाख से ज्यादा पर्यटकों के आने की उम्मीद एलजी मनोज सिन्हा ने भी यहां पर जताई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपने ट्वीट में जम्मू कश्मीर में जो पर्यटक हैं उनकी रिकॉर्ड तोड़ संख्या का जिक्र किया था। उन्होंने इस पर बेहद खुशी का इजहार किया था कि जिस तरह से अब हालात यहां पर बदले हैं, उसके बाद लगातार टूरिस्ट यहां पर आ रहे हैं और इस साल भी ये संख्या रिकॉर्ड तोड़ होने की पूरी उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। खासतौर पर हमने देखा था कि किस तरह से
ट्यूलिप गार्डन को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जो है वहां पर पहुंचे थे, पर्यटक वहां पर पहुंचे थे। खास आकर्षण का केंद्र रहा था ट्यूलिप गार्डन। और इसी तरह से अब जो श्रीनगर में कई दिनों से बारिशें हो रही हैं और वही गुलमर्ग में आज सुबह सुबह बर्फ भी हुई। आपको बता दें कि टूरिस्ट जो हैं, टूरिस्ट इस वक्त हिंदुस्तान के नहीं पूरे दुनिया के कोने कोने से कश्मीर में दिख रहे हैं। आपने देखा होगा कल एलजी जो है उन्होंने कहा था कि लास्ट ईयर 1,28,00,000 टूरिस्ट यहाँ पे आए और काफी ज्यादा हेवी फुटफॉल रहा। और अगर हम इस साल की बात करें तो एक्सपेक्टेड टूरिस्ट फुटफॉल जो है वो 2 करोड़ से ज्यादा है और टूरिस्ट जो है काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। और आपको बता दूं कि जहाँ यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन ने गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग को छोड़ कई सारी ऐसी नई टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, कई सारे ऐसी नई टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जो वो डेवलप कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनको डेवलप करने में जो वहाँ के लोकल्स हैं उनकी इकोनॉमी में ओवरऑल एक बूस्ट आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि 2019 के बाद आज 2023 में जो कहीं ना कहीं कश्मीर इकोनॉमिकली पीछे चला गया था वो आज वापस आ रहा है और कहीं ना कहीं टूरिस्ट की वजह से अपनी इकोनॉमी में अरूज को छू रहा है। कैमरामैन अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। और यहां रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। कश्मीर की ईमानदारी, कश्मीरियत और इंसानियत एक बार फिर दिखाई दी। पर्यटकों का खोया सामान लौटाया गया। ये पर्यटक कश्मीरियत और इंसानियत की मिसाल देखकर खुश। देश की जनता से गुलमर्ग आने की अपील। किश्तवाड़ जिले के बस स्टैंड और अब 10 मिनट में 50 खबरों पर नजर डालेंगे। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए एआरओस की नियुक्ति। चुनाव आयोग ने एआरओस की नियुक्ति की। सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए की गई है नियुक्ति। एआरओस देखेंगे चुनाव की सारी गतिविधियां। 27 मई को जारी होना है मतदाता सूची। लद्दाख के लिए भी 2 एआरओस की नियुक्ति की गई है। पर्यटन स्थल गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी। गुलमर्ग में बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं लोग। टनमर्ग के ऊपरी पहाड़ी इलाकों पर भी बर्फबारी। पर्यटन से जुड़े लोगों के चेहरों पर खुशी। जम्मू कश्मीर में बारिशों का सिलसिला जारी। रामबन में सुबह से हो रही है बारिश। शबनबास इलाके में हुई लैंडस्लाइडिंग। हाईवे पर ट्रैफिक को किया गया डायवर्ट। उपहार की तरह है। एक तरह से इस आयोजन में भारत की विविधता और अलग अलग रंगों की एक झलक भी है। जिन जिलों को कवर किया जा रहा है उसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स, उनको भी सविशेष इसका लाभ मिल रहा है। मैं ऑल इंडिया रेडियो को इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसका काफी लाभ हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों को होगा, युवा मित्रों को होगा। इसके लिए उन्हें मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं। साथियों, जब बात रेडियो और एफएम की होती है तो हम जिस पीढ़ी के लोग हैं, हम सबका रिश्ता एक भावुक श्रोता का भी है। और मेरे लिए तो ये भी खुशी है कि मेरा रिश्ता एक होस्ट का भी बन गया है। अभी कुछ दिन बाद ही मैं रेडियो पर मन की बात का 100वां एपिसोड करने जा रहा हूं। मन की बात का ये अनुभव देशवासियों से इस तरह का भावनात्मक जुड़ाव केवल रेडियो से ही संभव था। मैं इसके जरिए
देशवासियों के सामर्थ्य से जुड़ा रहा, देश की सामूहिक कर्तव्य शक्ति से जुड़ा रहा। स्वच्छ भारत अभियान हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, या हर घर तिरंगा अभियान हो, मन की बात ने इन अभियानों को जन आंदोलन बना दिया। इसलिए एक तरह से मैं ऑल इंडिया रेडियो की आपकी टीम का भी हिस्सा हूं। साथियों, आज के इस आयोजन की एक और खास बात है। ये वंचितों को वरीयता की सरकार की नीति को आगे बढ़ाता है, जो अब तक इस सुविधा से वंचित रहे, जिन्हें बहुत दूर दराज में रहने वाला माना जाता था, वो अब हम सभी से और ज्यादा कनेक्ट होंगे। समय पर जरूरी जानकारी पहुंचाना हो, कम्युनिटी बिल्डिंग का काम हो, एग्रीकल्चर से जुड़ी मौसम की जानकारियां हो, किसानों को फसलों, फल, सब्जियों की कीमत की ताजा जानकारी हो, केमिकल खेती से होने वाले नुकसान की चर्चा हो, खेती के लिए आधुनिक मशीनों की पुलिंग हो, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को नए बाजारों के बारे में बताना हो, या फिर किसी प्राकृतिक आपदा के समय पूरे क्षेत्र की मदद करना, इन एफएम ट्रांसमीटर्स की बहुत अहम भूमिका रहेगी। इसके अलावा एफएम की जो इंफोटेनमेंट वैल्यू है वो तो होगी ही। साथियों, हमारी सरकार निरंतर इसी तरह टेक्नोलॉजी के लोकतांत्रिकरण, डेमोक्रेटाइजेशन, इसके लिए काम कर रही है। भारत अपने सामर्थ्य का पूरा इस्तेमाल कर पाए, इसके लिए जरूरी है कि किसी भी भारतीय के पास अवसरों की कमी न हो। आधुनिक टेक्नोलॉजी को सभी के लिए एक्सेसिबल बनाना, एफोर्डेबल बनाना, इसका बहुत बड़ा माध्यम है। आज भारत में जिस तरह गांव-गांव तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाया जा रहा है, मोबाइल और मोबाइल डेटा दोनों की कीमत इतनी कम हुई है, उसने एक्सेस टू इंफॉर्मेशन को बहुत आसान बना दिया है। आजकल हम देखते हैं देश के कोने कोने में, गांव-गांव में नए डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं। गांव के युवा गांव में रहते हुए ही डिजिटल टेक्नोलॉजी का लाभ उठाकर कमाई कर रहे हैं। इसी तरह जब हमारे छोटे दुकानदारों को, रेहड़ी पटरी वाले साथियों को इंटरनेट और यूपीआई से मदद मिली, तो उन्होंने बैंकिंग सिस्टम का लाभ लेना भी शुरू कर दिया। आज टेक्नोलॉजी की मदद से हमारे मछुआरे साथियों को मौसम संबंधी सही जानकारी सही समय पर मिलती है। आज टेक्नोलॉजी की मदद हमारे लघु उद्यमी अपने प्रोडक्ट्स देश के कोने कोने में बेच पा रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम से भी उन्हें मदद मिल रही है। साथियों,
बीते वर्षों में देश में जो टेक रिवॉल्यूशन हुआ है उसने रेडियो और विशेषकर एफएम को भी नए अवतार में गढ़ा है। इंटरनेट के कारण रेडियो पिछड़ा नहीं, बल्कि ऑनलाइन एफएम के जरिए, पॉडकास्ट के जरिए इनोवेटिव तरीके से सामने उभर करके आया है। यानी डिजिटल इंडिया ने रेडियो को नए लिसनर्स भी दिए हैं और नई सोच भी दी है। यही रिवॉल्यूशन आप संचार के हर माध्यम में देख सकते हैं। जैसे आज देश के सबसे बड़े डीटीएच प्लेटफॉर्म डीडी फ्री डिश की सेवा 4 करोड़ 30 लाख घरों में पहुंच रही है। देश के करोड़ों ग्रामीण घरों में, बॉर्डर के पास वाले इलाकों में आज दुनिया की हर सूचना रियल टाइम में पहुंच रही है। समाज का जो वर्ग दशकों तक कमजोर और वंचित रहा, उसे भी फ्री डिश से एजुकेशन और एंटरटेनमेंट की सुविधा मिल रही है। इससे समाज के अलग अलग वर्गों के बीच असमानता दूर करने और हर किसी तक क्वालिटी इंफॉर्मेशन पहुंचाने में सफलता मिली है। आज डीटीएच चैनलों पर विभिन्न प्रकार के एजुकेशन कोर्सेज उपलब्ध है। एक से बढ़कर एक यूनिवर्सिटी का ज्ञान सीधे आपके घर तक पहुंच रहा है। कोरोना काल में इसने देश के करोड़ों विद्यार्थियों की बहुत मदद की है। डीटीएच हो या फिर एफएम रेडियो, इनकी ये ताकत हमें फ्यूचर इंडिया में झोंकने के लिए एक विंडो देती है। हमें इसी भविष्य के लिए खुद को तैयार करना है। साथियों, एफएम ट्रांसमीटर से बन रही इस कनेक्टिविटी का एक और आयाम है। देश की सभी भाषाओं और विशेष रूप से 27 बोलियों वाले इलाकों में इन एफएम ट्रांसमीटर्स से ब्रॉडकास्ट होगा। यानी ये कनेक्टिविटी सिर्फ कम्युनिकेशन के साधन को ही आपस में नहीं जोड़ती, बल्कि लोगों को भी जोड़ती है। ये हमारी सरकार के काम करने के तरीके की एक पहचान है। अक्सर जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो हमारे सामने रोड, रेल, एयरपोर्ट की तस्वीर उभरती है। लेकिन हमारी सरकार ने फिजिकल कनेक्टिविटी के अलावा सोशल कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर भी उतना ही जोर दिया है। हमारी सरकार कल्चरल कनेक्टिविटी और इंटेलेक्चुअल कनेक्टिविटी को भी लगातार मजबूत कर रही है। जैसे पिछले 9 वर्षों में हमने पद्म अवार्ड, साहित्य और कला अवार्ड के द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों के रियल हीरोज को सामने सम्मानित किया है। पहले की तरह पद्म सम्मान सिफारिश के आधार पर नहीं, बल्कि देश और समाज की सेवा के आधार पर दिया जाता है। आज जो पद्म सम्मान पाने वाले साथी हमारे साथ जुड़े हैं, वो इसे भली भांति जानते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में तीर्थ स्थलों, धार्मिक स्थानों का कायाकल्प होने के बाद एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में जा रहा है।